हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ आपको एक हफ्ते के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आने वाले 20-25 सालों का इंडिया का रोड मैप बताने वाला हूँ कि आने वाले 20-25 सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा आपका क्यों बन सकता है। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास कुछ न्यूज़ है, कुछ इवेंट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। 7% 2 वीक में डाउ जोन्स टूटा हुआ है। हालांकि हमारी मार्केट ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1% डाउन है। बट इस कश्मकश के बीच में अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोग अभी 17,500 पे हैं। तो क्या निफ्टी यहाँ से 17,000 को नीचे ब्रेक करने को तैयार है या 18,000 को ऊपर ब्रेक करने को तैयार है? इस ट्रेडिंग एनालिसिस की भी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स की बात करेंगे, रुपी, डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में मार्केट का क्या व्यू बनता है। एक बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला दोस्तों। ऐसी बातें शेयर करूंगा, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो मेरा दावा है आपको कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली खबर हमारे सामने आई हुई है वो ये है कि इंडिया ने बेसिकली यूके को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया है। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव खबर है। अगर आप डेटा देखोगे तो 10 साल पहले हम लोग की रैंक थी 11 नंबर की। हम लोग 11 नंबर थे वर्ल्ड में जीडीपी के मामले में, और 10 साल में वो 11 नंबर से हम लोग 5 नंबर पे पहुंच गए। और यूके आज से 10 साल पहले भी 5 नंबर पे ही था। तो आप सोचिए कि यूके ने पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया और हम लोग इतना आगे आ चुके हैं। लगान मूवी तो दोस्तों आपने देखी होगी, याद होगा डायलॉग, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, 3 गुना लगान हम आपसे लेंगे। तो दोस्तों वो एक सिचुएशन थी इंडिया की और आज की सिचुएशन इंडिया की, दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हो। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार अभी भी तो हमारे देश में कहाँ तरक्की उतनी हुई है, यूके कितना डेवलप है। यहाँ पे दोस्तों ये बात हो रही है कि हमारे देश की इकोनॉमी कितनी फास्ट बढ़ रही है। और अगर उसका आप एक रीज़न पूछोगे मुझे कि ऐसा क्यों हुआ, पिछले 6 साल से यूके वहीं के वहीं है और हम लोग इतना ग्रो कर गए, उसका एक और एक कारण, मुख्य कारण वो है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब है इंडिया की पॉपुलेशन। ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इंडिया की, आज इंडिया दुनिया में सेकंड नंबर पे है। ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज की बात है। हाँ, उनके लिए ज़रूर प्रॉब्लम की बात है जिनके घर पे 4-5 बच्चे हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर यू शुड लुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज क्या होता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ही ज़्यादा कंजम्पशन होती है। और एक बात, सिंपल सी बात याद रखिए, इकोनॉमिक्स का रूल है, एक का खर्चा दूसरे की आमदनी होता है। तो अगर कोई खर्चा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला कमा रहा है। एक का खर्चा दूसरे की आमदनी होता है। तो आज आप देखिए कि इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उनका कंजम्पशन पैटर्न देखिए। आज आप देखिए कि आज आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं और आपके पिताजी कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि किस लिहाज से आप खर्चे बढ़ रहे हैं। आप कितना रेस्टोरेंट में जाते हैं, कितना मॉल में जाते हैं, कितना शॉपिंग करते हैं। ये सब कुछ पहले नहीं हुआ करता था। तो ये जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, ये हमारे इंडिया के लिए आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा ग्रोथ का ट्रिगर बनने वाला है। तो इसी के लिए एक लेके मैंने एक और पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास है, वो ये है कि इंडिया इज गोइंग टू ओवरटेक चाइना नेक्स्ट ईयर इन पॉपुलेशन। इसका मतलब है अगले साल तक हम चाइना को भी ओवरटेक कर लेंगे और हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की हो जाएगी। तो बाय द वे इसमें सब प्रॉड लेने की फील नहीं है कि यार हमने तो चाइना को सरपास किया। आई एम टेलिंग यू दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो बेसिक, और उसमें भी अगर आप देखोगे ना, आप समझिए कि जो पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, हर एज की पॉपुलेशन अच्छी नहीं होती। अगर हम इंडिया की बात करेंगे ना तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन 15 टू 59 एज। तो 15 टू 59 एज दोस्तों ऐसी एज होती है ना जहाँ पे इंसान काम करता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत एडवांटेज है कि हमारी पॉपुलेशन ना कि ज़्यादा है, ऐसी पॉपुलेशन जो काम कर रही है। अब काम कर रही है तो कमा रही है तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा करेगी। एक और डेटा के हिसाब से 50% पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो 30 साल के नीचे है। तो आने वाले 20-25 सालों में सोचिए ये पॉपुलेशन कितना कमाएगी, कितना खर्चा करेगी, और कमाएगी, खर्चा करेगी। तो सोचिए डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलना है। अगर आप सही से समझ के इस मार्केट में काम करते हैं तो बहुत पैसा बनने वाला है आने वाले सालों में। एक जो दूसरी न्यूज़ दोस्तों मेरे हाथ लगी थी वो थी जो इंडिया की जीडीपी आई हुई है वो है 13.5%। अब इसमें भी काफ़ी लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि हमारी जो जीडीपी है वो एज पर एक्सपेक्टेशन कम है। एक्चुअली जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन थी वो 16% की है, बट हमारी जो जीडीपी आई हुई है ना वो सिर्फ 13.5% की है। और अगर हम शक्तिकांत दास जो के आरबीआई के गवर्नर है, अगर हम उनका प्रेडिक्शन देखेंगे तो उनके हिसाब से ये पूरा साल हम लोग पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ करने वाले हैं। अब आप समझिए, इसको आप समझिए ऐसा
कि पूरी वर्ल्ड रिसेशन से जूझ रही है, हर जगह प्रॉब्लम है, और हमारे लिए पूरा साल पॉजिटिव ग्रोथ होने का चांस है। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है? जिस हिसाब से जो फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल साहब, उनके हिसाब से आने वाले सालों में प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर एंड, मतलब 2023 का एंड है तब से ये 2024 की शुरुआत से ये लोग रेट कम करना चालू करेंगे। जो इंटरेस्ट रेट वो लोग बढ़ा रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट रेट कम करना चालू करेंगे। इसका मतलब है, उनका ये मानना है कि जो अमेरिका में जो सिचुएशन खराब चल रही है रिसेशन की, वो 2023 के एंड तक या 2024 की शुरुआत में नॉर्मल हो जाएगी। अब आप समझिए कि 2023 एंड और 24 में अमेरिका नॉर्मल होने की बात कर रहा है, और जब तक अमेरिका में प्रॉब्लम है तब हम ये ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब अमेरिका में चीज़ें ठीक होगी, ग्लोबल मार्केट में चीज़ें ठीक होगी, तो आप समझिए कि हम लोग क्या लेवल की ग्रोथ करेंगे। अब आरबीआई गवर्नर का जो दूसरा जो ये था प्रोजेक्शन था कि जो महंगाई दरें हैं वो भी हम लोग अगले साल तक 5% पे ला देंगे। उनका ऐसा मानना है, शक्तिकांत दास का साहब का ऐसा मानना है कि जो 7.8% पे जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया की पीक हो चुकी है, अब इन्फ्लेशन उसके ऊपर नहीं जाएगी, अब यहाँ से कमी होती जाएगी और अगले साल तक इन्फ्लेशन 5% पे आ जाएगी। और 5% की इन्फ्लेशन दोस्तों इंडिया के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। 6, 7, 8% की इन्फ्लेशन तो हम बरसों से देख रहे आ रहे हैं, तो इट इज़ अ क्वाइट नॉर्मल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये यूएस वगैरह को ना देखें ना, और तो इतनी इन्फ्लेशन इंडिया में होगी ना, तो मुझे लगता है कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा, बिकॉज ये इतना होता ही है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन 7.8% को कब क्रॉस करेगी? जैसे मैं आपको पिछले वीडियोस में बोलता हूँ, हमारे लिए एक ही कंसर्न है, और वो कंसर्न है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल सेटल हो जाता है ना, तो काम खत्म, आप समझिए खत्म। क्रूड ऑयल अगर 70, 80, $80 के आसपास आ जाता है ना, तो हमारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो शक्तिकांत दास का आपका यही बोलना है कि अगर 7.8% से महंगाई बढ़ेगी तब, जब ये जो क्रूड ऑयल अभी जो 125 का जो क्रूड ऑयल ने हाई बनाया ना, उसको अगर क्रॉस करे, तो अब वहां से तो हम कंफर्टेबली बहुत नीचे लेवल पे हैं, और अब हम 95 के लेवल पे। इसका मतलब है हमने 125 का क्रूड ऑयल पे 7.8% इन्फ्लेशन, अब जब उसके ऊपर जाएगा तब देखी जाएगी, जिसका चांस मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर इतना क्रूड ऑयल ऊपर रहा ना, आप समझ जाइए हम तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। हम लोग बहुत बड़ी कंट्री, हमारे पास बहुत कुछ है, कंजम्पशन है, पॉपुलेशन है, सब कुछ है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये क्रूड ऑयल का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, और क्रूड ऑयल भी बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों हमारे लिए आई है, वो है जीएसटी कलेक्शन। 1.44 लाख का जीएसटी कलेक्शन आया लास्ट महीने में। आप समझिए ना, जीएसटी कलेक्शन क्या होता है? जीएसटी कलेक्शन मतलब टैक्स। आज हम लोग हमेशा एक कोशिश करते हैं कि टैक्स बचाए। अगर गवर्नमेंट के पास इतना टैक्स आ रहा है, तो आप समझिए ना, किसी ने तो कमाया होगा। अरे किसी ने कमाया होगा तभी तो टैक्स दिया होगा। तो सोचिए ना कितना पॉजिटिव है। मैं एक्चुअली कोटक म्यूचुअल फंड के जो एमडी है नीलेश शाह साहब, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो उनका ऐसा बोलना था कि वो पूरे खानदानी मतलब बिजनेसमैन है। तो उनका ऐसा था कि वो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले, वो तो प्रॉपर टैक्स भरते थे, कि मेरे पूरे जो भाई हैं वो मुझसे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने टैक्स नहीं भरा जितना मैं भरता हूँ, और आज जीएसटी की वजह से आज वो मेरे से ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं। तो ये उनकी कहानी है। तो सिंपल बात है, जो जीएसटी कलेक्शन वगैरह आ रहा है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास आ रहा है। अब गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? उस पर स्पेंड ही करेगी अच्छे कामों में। तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ की बात मैं करूँ, तो ये जो एफआईएस और डीआईएस का डेटा है, आप क्लियर देखिए दोस्तों कि हर महीना म्यूचुअल फंड में 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ एसआईपी के माध्यम से आ रहा है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर खुद से पैसा लगाते हैं, ठीक है, या पीएमएस के थ्रू पैसा लगाते हैं, वो तो अलग ही कहानी है। तो मतलब हर महीना 18-20 हजार करोड़ रुपया इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे रिटेल इन्वेस्टर लोगों की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब है अगर हर महीना अगर ये गोरे एफआईएस अगर 1,000 करोड़ की बिकवाली करे ना हर महीना, तो भी हम आसानी से झेल लेंगे। और सोचिए आप, ये जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा है, ये पैसा तो मार्केट में मतलब आना ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले कैश को होल्ड नहीं कर सकते। अब उसमें ये जो गोरे हैं, ये क्या करेंगे? आप खुद इमेजिन करना, क्या करेंगे लोग? इन पैसा इंडियन मार्केट में ही आएगा, क्योंकि इनके देश में क्या है, अब खुद वहां पे रिसेशन की बातें चल रही हैं। तो पैसा हमेशा ऐसी कंट्रीज को चेस करता है ना जहां पे ग्रोथ है, तो ये पैसा भी इंडिया में आएगा। और जब इतनी लिक्विडिटी है, तो मुझे बताइए मार्केट क्रैश कैसे हो सकती है, या मार्केट कैसे गिर सकती है जब इतनी सारी लिक्विडिटी है। इनफैक्ट कुछ टाइम से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, करीब उनके पास से ही जो म्यूचुअल फंड में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं से मैं कितना सारा पैसा, बहुत सारे नए इन्वेस्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड के, वो लोग नया इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। तो सोचिए ये लिक्विडिटी कितना ज़्यादा है मार्केट में, ये मार्केट को दोस्तों गिरने नहीं देगी। और लॉन्ग टर्म में अगर आप 20-25 सालों की बात करोगे ना, इतना पैसा बनेगा ना जितना तो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसको दोस्तों आपको सही से प्ले करना है।
ये पैसा अगर आप सीरियसली काम करते हो ना तो ये आपका बनना है, और म्यूचुअल फंड के थ्रू बनना है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं, शरिया म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है और मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आने वाले 20-25 सालों में इस देश में बहुत कुछ हो जाएगा। एक बोलना अलग बात है कि 20-25 साल, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस पूरी जर्नी को अगर आपको जीना है तो किसी की कंप्लीट हैंड होल्डिंग गाइडेंस की जरूरत होगी। वो हैंड होल्डिंग गाइडेंस दोस्तों मैं आपको दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, और बहुत खुल के बोल रहा हूं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि मुझे पता है कि आप लोग को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाइए, साइन अप कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपसे एक 1-to-1 कॉल करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, एक प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां पे आप 24/7 मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और बेसिकली आपको एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरी तरफ से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात। अब देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब ये जो ग्लोबल मार्केट है ना, यहाँ से तो दोस्तों कुछ अच्छी खबर आ ही नहीं रही है। जहां देखो वहां खराब खबरें ही आ रही हैं। पिछले 2 हफ्ते में डाउ जोन्स 7% गिरा हुआ है, और ऐसा लगता है कि यार ये कभी ठीक होगी कि सिचुएशन ठीक नहीं होगी। बट गोइंग एट, अगर आप इंडियन मार्केट की आप देखते हो, आज हम लोग 17,500 पे। आप एक बात समझिए, मेरा सिंपल सा बात है, आप बात समझिए। 17,500 पे आपको क्या लगता है ये जो मार्केट बता रही है, वो मार्केट ज्यादा समझदार है या हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा समझदार है? मार्केट को आप बेवकूफ मत समझिए। मार्केट में ना दुनिया के सबसे टॉप ब्रेन लोग काम करते हैं। सबसे जो स्मार्ट आदमी है ना वो मार्केट में काम करते हैं। अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि निफ्टी को 17,500 पे होना चाहिए तो 17,500 पे होना चाहिए, उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। पूरी मतलब देखिए, आप समझिए, निफ्टी को या फिर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना इतना आसान काम नहीं है। वो जो अरशद मेहता का टाइम था ना, वो अलग बात थी कि तभी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, छोटे आपने स्टॉक पकड़ लिया और मार्केट में लोगों को समझ नहीं थी, पैसा नहीं था, तो कुछ लिया पकड़ा और मैनिपुलेट कर दिया। आज रिलायंस का मार्केट कैप है 17 लाख करोड़। एक रिलायंस को हिलाने के लिए ना 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, पसीने छूट जाएंगे। तो पूरा निफ्टी को मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं। हाँ, 1-2 दिन एक्सपायरी पोजीशन ऊपर नीचे, ऑप्शन ये सब चलता रहता है, बट ओवरऑल मैनिपुलेट करना आसान बात नहीं है। अगर डाउ जोन्स अपने लो के आसपास है और अगर निफ्टी अपने हाई के आसपास है तो कुछ तो है ना, कुछ तो मार्केट आपको बताना चाहिए। बस आपको वो समझने की कोशिश करना है। तो ये क्लियर आपको बता रहा है कि भैया वहां पे दिक्कतें हैं, हमारे पास अच्छा है। अब हमको क्या चाहिए? हमको बस ये चाहिए ना, ये डाउ जोन जो करना है करे, ठीक है, बस बहुत कुछ खराब ना कर दे, है ना। मतलब रेंज बाउंड रहे, छोटा बोर्ड ऊपर गिरे नीचे गिरे, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग चल लेंगे। हाँ, अनलेस अनटिल कुछ बहुत ही बड़ा बुरा हो जाता है तब तो एक अलग बात है, वरना उनकी कहानी अलग है, हमारी कहानी अलग है। बहुत कुछ खराब नहीं हुआ, हमको बहुत ज़्यादा अच्छी की उम्मीद नहीं है, खराब ना हो, बस हो गया, हम लोग अपना डायरेक्शन खुद ही चूज कर लेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं पी की कहानी, मार्केट बहुत महंगी है, मार्केट बहुत महंगी है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट का जो पी है ना, वो पी है 20 के आसपास। अब लोग बोलते हैं मार्केट बहुत महंगी है। अरे भैया क्या महंगी है? आप देखिए, अब एक न्यूज़ आई हुई है कि श्री सीमेंट बाहर जा रहा है और अडानी एंटरप्राइजेस उसको रिप्लेस कर रहा है। श्री सीमेंट का पी 40 का है, अडानी एंटरप्राइज का पी 400 का है, ठीक है। अब ऐसी कंपनियां अगर निफ्टी में आएगी जिनका पी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी का पी तो बढ़ना ही है। हिस्टोरिकली निफ्टी में जो कंपनियां हुआ करती थी ना, वो कम पी की हुआ करती थी क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे। अब न्यू एज के बिजनेसेस निफ्टी में आ रहे हैं जिनका ज्यादा पी है, तो अगर ऐसी कंपनियां आती हैं तो ऑब्वियस ही बात है निफ्टी का पी बढ़ना ही है। मुझे याद है कुछ टाइम पहले लुपिन निकला था और उसकी जगह पे ब्रिटानिया आया था निफ्टी में। अब आप सोचिए, वो लुपिन का पी 5, 10, 15 का पी लुपिन का, 50-60 का पी ब्रिटानिया का। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल था, कोई एक सरकारी कंपनी निकली थी, शायद से मुझे याद नहीं आ रहा नाम एग्जैक्टली, उसकी जगह पे डीवीज लैब निफ्टी में आई थी। वो सरकारी कंपनी 5-10 की पी पे चलती थी, डीवीज लैब 50 की पी पे चलती है। तो ये पी की कहानी, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। मार्केट को सब समझ है क्या चल रहा है। अगर 17,500 है तो मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो हम और आपको पता नहीं है, और मार्केट हमेशा सही होगी, हम और आप गलत ही निकलेंगे, क्योंकि जो लोग मार्केट को चला रहे ना, वो हम और आपसे बहुत समझदार हैं। तो या तो आप खुद रिसर्च कर लो, या जो मार्केट बोलना चाह रही है उसको समझ जाओ, आपका काम हो गया। तो ये दोस्तों आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ चुका है। अब निफ्टी के चार्ट में आप देखिए कि कुछ दिन पहले जो हर ग्रुप में हर जगह पे जो हल्ला मच रहा था कि निफ्टी के RSI 83 के हो चुके हैं, जो कि 2008 के बाद तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा RSI हो चुकी है। अब दोस्तों RSI की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जो RSI कुछ टाइम तक 83 की थी, वो RSI अभी गिर के 55 की हो चुकी है। तो यही दोस्तों मार्केट का नेचर है। न्यूज़ आती हैं जाती हैं, मार्केट ओवरबॉट होती है, चली जाती है और अपना काम करते रहती है। तो ये सब चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। अब अगर मैं ब्रॉडर सेंस में आपको चार्ट बताऊं तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, जो आके आप देख सकते हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई से 5-6% डाउन है।
अगर मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट बताऊं तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है, आप क्लियर देख सकते हो, जो कि निफ्टी ऊपर जा रही है और डाउ जोन्स सीधा नीचे जाया जा रहा है। तो इसका क्लियर मतलब है कि जो ग्लोबल मार्केट है वहां से हमारे लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब इसमें ऐसा है कि इसकी वजह से एक्चुअली हम लोग ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, ऑब्वियस सी बात है, वो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग गिर भी नहीं रहे, लेकिन हम लोग बढ़ने के लिए भी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो दैट इज फाइन मेरे ख्याल से। अगर डाउ जोन्स इतना गिरा है और हम लोग गिर नहीं रहे, अपने आप में स्ट्रेंथ बता रहे हैं, उसके रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर आप देखेंगे तो हम लोग 17,500 के आसपास है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो निफ्टी की जो रेंज है वो नीचे में 17,000 की है और नीचे और ऊपर में 18,000 की है। जब लास्ट वीक में संडे में मैं आपके साथ जब जुड़ा था, मैंने वीडियो बनाया था, तब एक्चुअली डाउ जोन्स 1000 पॉइंट क्रैश था और SGX निफ्टी भी 200-300 पॉइंट गैप डाउन दिखा रही थी। तब हमने क्लियर ये बात की थी कि 17,000 से 17,200 के बीच में हमारी मार्केट की बॉटम लग जानी चाहिए और वहां से हम ऊपर जाने को तैयार है। अभी भी दोस्तों हमारा वही मानना है और ऐसा ही एग्जैक्टली देखो हुआ था कि जो मार्केट ने मंडे के दिन जो लो लगाया वो था 17,166 का हमने लो लगाया। अभी भी दोस्तों हमारा यही मानना है, ये जो 17,000 और 17,200 है, ये जो रेंज है ना, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। ये जोन मेरे ख्याल से निफ्टी बचा लेनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएंगे या एक डिप मार के ऊपर जाएंगे, ये आने वाले टाइम में हमको देखना पड़ेगा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हमने जो लो लगा लिया है वो फाइनल लो लग चुका है और हम यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है। मतलब हम 17,500 के आसपास है। अगर आप मुझे पूछोगे कि पहले 17,000 आएगा या पहले 18,000 आएगा, मेरा जो मानना है वो क्लियर है कि हम लोग पहले 18,000 को देखने वाले, 17,000 को हम नहीं देखने वाले पहले। लेकिन फिर भी ये जो ग्लोबल मार्केट्स हैं इसकी तरफ से बोल नहीं सकते कि क्या खराब खबर आ जाए, क्योंकि आजकल के मार्केट में इतनी फास्ट मूवमेंट हो रही है ना, 200-400 पॉइंट तो कब गिर जाते कब बढ़ जाते पता ही नहीं चलता। इंट्राडे में तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, इसलिए बोल नहीं सकते। बट एज अ इन्वेस्ट, अगर आपका जो आउटलुक है, अगर शॉर्ट टर्म आउटलुक है आपका, एकदम शॉर्ट टर्म, अगर हफ्ता 10 दिन का पोजीशन कैरी करते हैं, मैं आपको क्लियरली वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस दे देता हूं। वो स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी पे 17,300 का, और वही स्टॉप लॉस जो बैंक निफ्टी पे होना चाहिए 18,300 का। अगर हम मीडियम टर्म आपका आउटलुक है, मतलब आप एक आध महीने के लिए पोजीशनल अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 17,000 का होना चाहिए। अगर 17,000 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो 16,500 से 600 के वो लेवल है जहां मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ जाता है, ठीक है। एज अ इन्वेस्टर आपको हर एक जो डिप है उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना चाहिए। मेरे ख्याल से मार्केट में कुछ ऐसा मार्केट बता रही है जो हमें नहीं पता है और मार्केट में क्लियर स्ट्रेंथ है। तो अगर आप मेरे को पूछोगे 17,500 से पहले हम 17,000 जाएंगे 18,000 जाएंगे, मेरा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हम लोग 18,000 जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये ईयर एंड तक हम लोग 20,000 के ऊपर के लेवल दिखेंगे। अभी भी दोस्तों मेरा स्टांस ये बात में क्लियर है। अब अगर आप डाउ जोन्स भी देखते हैं, ग्लोबल मार्केट भी देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ही ओवरसोल्ड है। जब RSI को हम ओवरबॉट की तरफ इतना ध्यान दे रहे थे तो ओवरसोल्ड भी देख ही सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो डाउ जोन्स है इसकी RSI बहुत ज्यादा गिर चुकी है। तो ये ऐसी RSI है ना जहां के बाद एक बाउंस आना चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत ये लोग सपोर्ट देते हैं तो ये तो क्लियर हो गया। जब वो गिर रहे हैं, डाउ जोन्स आप देख सकते हो 2 हफ्ते में 7% गिरा हुआ है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1% गिरे हुए हैं। तो जब ये गिर रहे हैं और हम नहीं गिर रहे हैं, तो ये लोग अगर थोड़ा भी बढ़ेंगे या फ्लैट रहेंगे तो हम तो भैया छप्पर ही फाड़ देंगे। तो इस तरीके से अभी तक चार्ट में मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप का आप चार्ट देखिए, सब चार्ट्स बढ़िया है। ऐसा इंडियन मार्केट के चार्ट बिल्कुल डिस्टॉर्टेड नहीं है। वेरेज अगर आप वर्ल्ड की बात करेंगे तो सब ऑलमोस्ट सब चार्ट डिस्टॉर्टेड है। ये भी आप देखिए मिड कैप के चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गोइंग एड मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा बनेगा वो आपका स्मॉल कैप में बनेगा। हालांकि ये बात हम 2-3 हफ्ते से कर रहे हैं, अभी तक वो लेवल का पैसा नहीं बना है। बट मेरे ख्याल से गोइंग एड स्मॉल कैप इंडेक्स इज द एरिया जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सुबह बस उठना है 9 बजे। स्मॉल कैप में अगर आपको पैसा बनाना है ना तो आने वाले 2-3 महीने सुबह उठना है 9 बजे, बस कुछ नहीं करना। 9 बजे उठो, स्क्रीन के सामने बैठो, जो लोगे अक्कड़ बक्कड़ सब चलेगा। सिर्फ सुबह उठने की कष्ट करनी है, बाकी पैसा तो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स में बन जाएगा। बाकी अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखाऊं तो ग्लोबल मार्केट्स में दोस्तों जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा था, उसका मतलब ये होता है कि जब वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन द एज ऑफ 15 to 59 एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो एज ऑफ 30, जब ऐसा डेमोग्राफिक डिविडेंड जब होता है ना तो क्या सिचुएशन बनती है आपको मैं बताता हूं। इसके लिए सबसे पहले आप देखिए निक्काई का मार्केट, जापान का मार्केट। ये सिचुएशन दोस्तों जापान में 1960 में थी। तो अगर मैं आपको जापान का चार्ट बताऊं 1960 का, तो आप देख सकते हो ये वो लेवल है 19, ये देखिए
ये वो लेवल है 1960। उसके बाद आप देख सकते हैं जापान में ये वाला बुल रन है। इंडेक्स आप देख सकते हैं 1500 का इंडेक्स ऑलमोस्ट 40,000 हो गया। तो ये वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की मैं बात कर रहा था। मतलब जब 1960 में जहां पे जापान था, आज हम लोग वहां पे हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं तो वो सिचुएशन यूएस में 1980 में थी। ये देखिए, ये है वो सिचुएशन 1980 में, और ये हुआ उसके बाद यूएस में। तो वो लेवल की तेजी है ना, ये लेवल की तेजी मैं देख रहा हूँ 20-25 सालों में। सोचिए ना, मतलब हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं निफ्टी 17 जाएगी 18 जाएगी, या बात क्या चल रही है देखो आप। यहाँ बात देख रहे हो आप क्या, ये डाउ जोन्स आप देखो 2000 का इंडेक्स, उसके बाद हो गया है 35,000 का। 15-20 गुना इंडेक्स बढ़ गया वहां से। तो ये लेवल की तेजी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां से इंडेक्स अगर 12% के हिसाब से बढ़ती है ना, तो आने वाले 25 साल में आपको 3 लाख दिख जाएगी निफ्टी। ठीक है, अगर 15% के हिसाब से बनती है ना, तो आने वाले 25 साल में आपको निफ्टी 5 लाख दिख जाएगी। और क्यों नहीं दिखेगी, एक सिंपल बात है, ये जो ग्रोथ है वो क्या है, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी। इंडिया की इन्फ्लेशन वैसे हम 6% मानते हैं। जीडीपी अगर आप देखोगे तो मतलब 7-8% की ग्रोथ तो हम ये साल कर रहे हैं जब रिसेशन की बात चल रही है। तो वो 7-8% और वो 6% इन्फ्लेशन, 13-14% तो यही बन गया। और निफ्टी मतलब उसमें जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां इन्फ्लेशन और जीडीपी को मिला के उससे 2-3% एक्स्ट्रा ही करती हैं। तो क्यों पॉसिबल नहीं आने वाले 20-25 सालों में कि निफ्टी 15% से ना बढ़े। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप 3 लाख 5 लाख ये निफ्टी के टारगेट है, और आप बस बैठे हो 17,000 पे क्या होगा, 18,000 पे क्या होगा। वो ठीक है, ट्रेडर लोग हैं, उनके अपने अपने डिसीजन होते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है, वो ठीक है। बट मेरे ख्याल से आपका ओरिजिन लंबा होना चाहिए। 3 लाख 5 लाख की जर्नी जीनी है। देखिए पहली बात आप समझिए, है ना, बिंद्रा साहब का वीडियो देख रहा था, याद है ना, कौन से बिंद्रा, बाउंस बैक वीडियो देख रहा था। लिखो लिखो क्या चाहते हो, है ना, एक वीडियो में बोला लिखो क्या चाहते हो। आप भी लिखो पहले, मार्केट से चाहते क्या हो, क्या चाहते हो। 5-10% के लिए आओ क्या इस मार्केट में, टाइम पास कर रहे हो क्या, ये मत करो। 5-10% के लिए नहीं आए मार्केट में, 2-5-10 करोड़ कमाने के लिए आए हो। और बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। लंबे टाइम के लिए अगर आए हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया तो बिल्कुल पैसा बनेगा। अगर हमारी गाइडेंस में करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। किस्मत बदलने के लिए आओ, समंदर में से बाल्टी निकालने के लिए मत आओ, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, बाकी हम ग्लोबल मार्केट अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि सबके चार्ट खराब है। ठीक है, जैसे डाउ जोन्स था ना, उसको आप कॉपी करोगे ना, सेम चार्ट वहां पे दिख रहे हैं। अब जो हमारे लिए सबसे जो दिक्कत की बात है ना, वो है DXY, जो डॉलर है। डॉलर हमारे लिए एक्चुअली सबसे बड़ा इशू का पॉइंट है। ये देखिए, डॉलर एक्चुअली हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर जा रहा है 109 के आसपास। अब जैसे डॉलर बढ़ता है ना, डॉलर और कमोडिटीज का इनवर्स कोरिलेशन है। तो उसके हिसाब से अगर जैसे डॉलर बढ़ेगा ना, तो आप देख सकते हो जैसे गोल्ड भी गिर गया। ठीक है, अब उस डॉलर को आप देखिए, डॉलर 109 के आसपास आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट डॉलर अपने हाई के आसपास आ चुका है। इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। और जैसे हमारी सोच है कि यहाँ से डॉलर को गिरना चाहिए, क्योंकि इतना बढ़ता हुआ डॉलर तो यूएस वाले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसका इंडिकेशन आपको कमोडिटीज से भी आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर आप देख सकते हैं कि आपने बिल्कुल, ये देखिए, सपोर्ट के आसपास आ चुका है। ये गोल्ड का चार्ट है, बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है। सिल्वर का चार्ट है, ये भी आप देख सकते हो कि अपने काफी गिरावट हो चुकी है, अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो बेसिकली गोइंग एट हो सकता है डॉलर इंडेक्स टूट जाए और गोल्ड सिल्वर जो कमोडिटीज हैं वो यहाँ से रनअप करे, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं। वैसे ही ये जो आप कॉपर का चार्ट देख रहे हो, MCX कॉपर का चार्ट आप देखोगे तो देखिए, कॉपर भी टूट के अपने वापस से जो सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डॉलर इंडेक्स को टूटना चाहिए, क्योंकि डॉलर बहुत चढ़ चुका है। जो कमोडिटीज़ हैं अब उनको यहाँ से बढ़ना चाहिए, जो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर कमोडिटीज़ बढ़ेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो IT सेक्टर है, IT सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है, ये लेवल आप बोल सकते हो 2500 से लेके ये जो है, ये जो पूरा डिमांड जोन है 2500 से लेके 2400 2500 ये लेवल के आसपास मुझे लगता है कहीं ना कहीं IT इंडेक्स को स्टेबल होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो के कमेंट में भी कुछ मेरे को एक आया था मैसेज कि IT सेक्टर पे, IT स्टॉक्स पे व्यू दो। तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा सा IT सेक्टर में आने वाले टाइम में थोड़ा सा पेन हो सकता है। तो IT सेक्टर पे फिलहाल मैं न्यूट्रल हूँ। सेम स्टोरी मेरी मेटल सेक्टर पे भी है, थोड़ा हो सकता है मेटल सेक्टर में करेक्शन है, मैं न्यूट्रल हूँ। बुलिश में क्लियर आपको बता दूं, मैं ऑटो में और FMCG में बुलिश हूँ, फार्मा में मैं न्यूट्रल हूँ। तो ये मेरा कुछ सेक्टर व्यू है आने वाले टाइम के लिए। बाकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखिए आ गया ये लेवल के नीचे 93 के आसपास, कुछ ना कुछ करके। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि निफ्टी 50 आपको ये साल के एंड में 20,000 के ऊपर दिखेगा। एक ही कंडीशन है, आपको क्रूड ऑयल 80 के नीचे चाहिए, बस 80 के नीचे ला दो, निफ्टी 20,000 के ऊपर पहुंच जाएगी। तो अभी अच्छा है, कोई इंडिकेशन नहीं है। विक्स की भी बात करें तो ग्लोबल विक्स भी आप देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ था, अब वहां पे सेटल है। जिस हिसाब से डाउ जोन्स टूट रहा है उतना विक्स में डर नहीं है।
अगर आप इंडिया की विक्स की बात करो तो हमारे पास तो वैसे ही डर नहीं है, हम तो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे ख्याल से एक अच्छा पावरफुल वीडियो बनाया। मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिट होगा लोगों को इससे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना। इतनी निगेटिविटी है ना यहाँ पे माहौल में, इतनी निगेटिव, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उससे उनका बेनिफिट होगा, आपको दुआ मिलेगी, अल्टीमेटली मुझे मिलेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए, आपको हमारे ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में बनाना चाहते हैं, तो अगेन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।